आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम सभी बड़ी खबरों पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। तो चलिए खबरों पर नजर डालते हैं। आयुष्मान योजना घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन। झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में एक साथ कार्रवाई। जांच में फंसे कई सफेदपोश और रसूखदार पूर्व मंत्री तक पहुंची आंच। जानिए किन पर क्या लगे हैं आरोप। शुक्रवार की सुबह ईडी ने झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में आयुष्मान घोटाले से जुड़े लोगों के कुल 21 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने छापेमारी के दायरे में राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी ओम प्रकाश के अलावा झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी यानी जस्सास के पूर्व एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभिषेक श्रीवास्तव सहित अन्य को शामिल किया है। ईडी ने शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे आयुष्मान घोटाले से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा मारा। झारखंड में रांची, जमशेदपुर और बोकारो के कुल 17 ठिकानों, पश्चिम बंगाल के 2 और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एक ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी ने छापेमारी के दायरे में राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के प्राइवेट सेक्रेटरी ओम प्रकाश के जमशेदपुर स्थित ठिकानों पर छापा मारा। ओम प्रकाश पर घोटाले में शामिल लोगों के साथ करीबी संपर्क रखने का आरोप है। ईडी बन्ना गुप्ता के प्राइवेट सेक्रेटरी को इस घोटाले की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देख रही है। ईडी ने आयुष्मान घोटाले में जिन सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर छापामारी कर रहे हैं, उसमें जस्सास के पूर्व एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभिषेक श्रीवास्तव और सीनियर कंसल्टेंट वैभव राय का नाम शामिल है। ईडी ने पूर्व एडिशनल डायरेक्टर को नियुक्तियों को आसान बनाने और अवैध लेनदेन को बढ़ावा देने में शामिल पाया है। ईडी ने प्रारंभिक जांच में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के फर्जी दावों का भुगतान कराने में सीनियर कंसल्टेंट वैभव राय की संलिप्तता पाई है। इसके अलावा फर्जी दावों के भुगतान में थर्ड पार्टी असेसमेंट यानी टीपीए का काम करने वाली कंपनी सेफवे टीपीए के कर्मचारियों के अलावा बीमा कंपनी के अधिकारियों के ठिकानों को छापेमारी की दायरे में शामिल किया गया है। बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य महाप्रबंधक गिरफ्तार। प्रबंधन ने मानी अप्रेंटिस संघ की सभी मांग। मृतक के परिवार को मिलेगा 20 लाख का मुआवजा। बोकारो में विस्थापित युवक की मौत के बाद आक्रोशितों ने शुक्रवार को बोकारो बंद बुलाया। बंद का असर भी देखने को मिला। आक्रोशितों ने कई जगहों पर टायर जलाकर जाम लगा दिया है तो कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। यहां तक कि बड़े बड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं बोकारो उपायुक्त विजया जाधव के आदेश पर बीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक हरिमोहन झा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही अप्रेंटिस संघ की सभी मांग भी मान ली गई है। इसके अलावा 3 महीने के अंदर सभी को नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने की भी बात कही गई है। बता दें कि बोकारो स्टील के मुख्य प्रशासनिक गेट के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दे रहे विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्यों पर सीआईएसएफ और पुलिस ने 3 अप्रैल को लाठीचार्ज कर दिया था। इस लाठीचार्ज की घटना में एक 23 वर्षीय विस्थापित प्रेम महतो की मौके पर मौत हो गई। मौत के बाद स्थानीय आक्रोशित हो गए। वहीं मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए उपायुक्त विजया जाधव ने देर रात सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की और मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। डीसी विजया जाधव ने गठित कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा है। योगी से बचकर झारखंड में बना रहा था गैंग, हेमंत की पुलिस ने बजा दिया गेम। अब गुर्गों पर भी आफत। उत्तर प्रदेश के कुख्यात शूटर अनुज कनौजिया के एनकाउंटर के बाद भी पुलिस कई सवालों के जवाब तलाश रही है। उसे पनाह देने वाले लोग कौन हैं और अनुज के पास कितने हथियार थे? अब तक की जांच में जो खुलासा हुआ है उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। अनुज कनौजिया जमशेदपुर में ही नया गैंग बनाने की तैयारी कर रहा था। उसके कई समर्थक थे जो उसे हथियार छिपाने से लेकर घातक हथियार मुहैया कराने तक की सारी जानकारी देते थे। उसके पास AK-47 कार्बाइन जैसे घातक हथियार थे। अब पुलिस उन हथियारों की तलाश कर रही है। जमशेदपुर के गोविंदपुर में हुए अनुज कनौजिया एनकाउंटर मामले में पुलिस हर दिन
कई खुलासे कर रही है। अनुज की AK-47 बरामद करने के लिए STF और ATS जमशेदपुर और सरायकेला में छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि अनुज के पास कार्बाइन समेत कई हथियारों का जखीरा था, जिसकी बरामदगी के लिए यूपी और झारखंड ATS लगातार कार्रवाई कर रही है। अनुज के एनकाउंटर के बाद उसे पनाह देने वाले गोविंदपुर के बिल्डर चिंटू सिंह और राहुल सिंह राजपूत को हिरासत में लिया गया है। इन दोनों से मिली जानकारी के आधार पर कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। अनुज के पास कई ऑटोमेटिक पिस्टल समेत बड़े हथियार का जाखिरा था। गिरफ्तार राहुल सिंह ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि अनुज का AK-47 सरफुद्दीन के पास रखा हुआ था। सरफुद्दीन के पकड़ने के बाद अनुज के कार्रबाइन का पता चल पाएगा। अनुज के पास कई ऑटोमेटिक पिस्टल समेत बड़े हथियार का जाखिरा था। जमशेदपुर के मानगो और सरायकेला विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई है, मगर कुछ भी नहीं मिला। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर से पहले अनुज 2 दिन के लिए रांची गया था। STF और ATS की टीम रांची में भी लगातार जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस मीडिया से बचते नजर आ रही हैं। जिले के SSP ने भी इस मामले पर मीडिया से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। अनुज जमीन खरीद बिक्री के साथ साथ क्रिकेट सट्टेबाजी से अनुज का हाथ जुड़ा था। बता दें कि कुख्यात शूटर अनुज मुख्तार अंसारी का सबसे भरोसेमंद शूटर था और जमशेदपुर में छुपकर बैठा था और इसे संरक्षण देने वाले साथ दे रहे थे। लेकिन अनुज को झारखंड पुलिस की ATS और उत्तर प्रदेश की STF ने साथ मिलकर मार गिराया। अब उसके सहयोगियों को भी तलाश में लगी है, जो झारखंड में अमन चैन बर्बाद करने की तैयारी में थे। झारखंड में पहली बार होगा वायुसेना का एयर शो। इस दिन लोग उठाएंगे लुत्फ। तैयारियों को लेकर हुई बैठक। राजधानी रांची में झारखंड का पहला एयर शो आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री से शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के एक दल ने मुलाकात की। इस दौरान भारतीय वायुसेना से आए दल ने उपायुक्त के साथ रांची में होने वाले सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले एयर शो को लेकर विस्तृत चर्चा की। बता दें कि झारखंड राज्य में होने वाला यह भारतीय वायुसेना का पहला एयर शो होगा। सूर्य किरण टीम द्वारा 19 और 20 अप्रैल को रांची में प्रस्तावित खोजा टोली आर्मी ग्राउंड में एयर शो का प्रदर्शन किया जाएगा। एयर शो के मुख्य कार्यक्रम से पूर्व 17 अप्रैल को इसका फुल ड्रेस रिहर्सल भी आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने उपायुक्त से एयर शो में होने वाली गतिविधियों और इसकी तैयारी से संबंधित जानकारी साझा की। वहीं उपायुक्त ने वायुसेना के आए दल को आश्वासन देते हुए कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही सभी तरह की प्रशासनिक तैयारी, एयर शो से संबंधित व्यापक प्रचार प्रसार, तकनीकी सहयोग आदि के लिए जिला प्रशासन ने वायु सेवा की टीम को आश्वासित किया। बैठक में भारतीय वायुसेना की ओर से विंग कमांडर PK सिंह और स्क्वाड्रन लीडर वालिया व जिला के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बोकारो में विधायक श्वेता सिंह जयराम महतो कैसे हुए आमने सामने, फिर आगे ये हुआ। गुरुवार को बोकारो का माहौल दिन से ही गर्म था। उसके बाद CISF के लाठी चार्ज में एक आंदोलनकारी की मौत के बाद माहौल और बिगड़ गया। शुक्रवार को बंदी की घोषणा थी, साथ ही आगजनी की घटनाएं हुईं। गुरुवार को बोकारो की विधायक श्वेता सिंह और डुमरी के विधायक जयराम महतो के समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई। इधर बोकारो स्टील प्लांट के गेट के बाहर दोनों विधायकों में कहासुनी भी हुई। CISF लाठीचार्ज में एक विस्थापित युवक प्रेम कुमार महतो की मौत के बाद जयराम महतो के पहुंचने पर हंगामा हो गया। बोकारो की विधायक श्वेता सिंह के समर्थकों ने कहा कि डुमरी के विधायक का यहां आना ठीक नहीं है, बोकारो में सियासत नहीं चलेगी। जबकि जयराम महतो के लोगों का कहना है कि विधायक की गाड़ी पहुंची तो विरोध शुरू हो गया। मैडम श्वेता सिंह ने कहा कि मेरा विधानसभा है, आप कैसे आ गए? जयराम महतो ने भी सवाल किया कि मैं डुमरी के विधायक की हैसियत से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते पहुंचा हूं। वैसे भी विस्थापितों के आंदोलन का हमेशा साथ देता रहा हूं। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या कल जब धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो आएंगे तो क्या आपके समर्थन उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट भी उखाड़ देंगे? क्या मंत्री योगेंद्र प्रसाद आएंगे तो उनके साथ भी बुरा बर्ताव होगा?
क्या पूर्व विधायक पहुंचेंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा? जयराम महतो ने कहा कि मैं नारी शक्ति का सम्मान करता हूं, इसलिए चुप रहा। विधायक श्वेता सिंह 2024 में बोकारो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती हैं, तो जयराम महतो डुमरी से विधायक चुने गए हैं। जयराम चेहरा महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के संस्थापक हैं, जिसे पहले झारखंडी भाषा खतियानी संघ समिति के नाम से जाना जाता था। इधर लाठीचार्ज में मृत प्रेम महतो का सपना था कि वह एक दिन बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करेगा। अप्रेंटिस की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी उम्मीद और पक्की हो गई थी। 12 साल पहले निकली वैकेंसी में वह अप्लाई किया था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। वह बेंगलुरु से बीटेक की पढ़ाई की थी। नौकरी नहीं मिली तो विस्थापितों के आंदोलन में शामिल हो गया। उसे क्या मालूम था कि नौकरी मिलने के पहले ही उसकी जान चली जाएगी। उसके पिता बोकारो स्टील प्लांट में कर्मचारी है। इस घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इधर शुक्रवार को तड़के बोकारो जिला प्रशासन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा गया है कि नौकरी की मांग को लेकर बोकारो स्टील लिमिटेड यानी बीएसएल प्लांट के एडीएम बिल्डिंग के समीप गुरुवार को विस्थापित अप्रेंटिस संघ द्वारा प्रदर्शन पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त विजया जाधव ने देर रात कार्यालय में बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी, बीएसएल के ईडी, पुलिस उप महानिरीक्षक सीआईएसएफ, अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी चास सुश्री प्रांजल ढांडा आदि शामिल हुए। उपायुक्त ने घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी मानते हुए मुख्य महाप्रबंधक बीएसएल प्लांट हरिमोहन झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर विस्थापित अप्रेंटिस संघ की सभी मांगों को बीएसएल प्रबंधन ने मान लिया है, जिसमें मुख्य निम्न बातें शामिल हैं। ट्रेनिंग पूरा कर चुके सभी विस्थापित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को बीएसएल प्रबंधन 21 दिनों में पद सृजित कर 3 माह के अंदर उन्हें नियुक्ति देगा। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा। वहीं मृतक के परिजनों को 20 लाख मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को नियोजन देना बीएसएल प्रबंधन ने स्वीकार किया है। साथ ही बीएसएल प्रबंधन घायलों को बीजीएच में मुफ्त उपचार एवं 10,000 रुपए मुआवजा देने को राजी हुआ। वहीं अन्य मांगों के लिए बीएसएल विस्थापितों के साथ प्रतिमाह 15 तारीख को जिला नियोजन पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता की उपस्थिति में बैठक कर अनुश्रवण करेंगे। उपरोक्त सभी बातों को लेकर उपायुक्त ने अपर समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी चास को प्रत्येक माह अनुश्रवण कर अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। उपायुक्त विजया जाधव एवं पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने संयुक्त रूप से जिलेवासियों से अपील की है कि वह शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाएं एवं जिला प्रशासन को विधि व्यवस्था संधारण में सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को रामनवमी के दौरान बिजली आपूर्ति में कटौती की दी अनुमति। राज्य सरकार ने कटौती की मांग जुलूस के दौरान करंट लगने की घटनाओं से बचने के लिए की थी। कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को संशोधित किया जिसमें राज्य के अधिकारियों को धार्मिक जुलूसों के दौरान बिजली की आपूर्ति में कटौती करने से रोका गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से बिजली कटौती को न्यूनतम स्तर पर रखने और धार्मिक जुलूसों के मार्गों तक ही सीमित रखने को कहा। कोर्ट ने सरकार से रामनवमी के दौरान नियोजित बिजली कटौती के दौरान अस्पतालों को आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। कोर्ट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रमुख से हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करने कर यह बताने को कहा कि बिजली कटौती न्यूनतम अवधि के लिए ही होगी। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने रामनवमी समेत अन्य त्योहारों पर बिजली कटौती नहीं करने और झंडे की लंबाई और ऊंचाई तय करने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरा, कहा झारखंड में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर, सरकार का रवैया उदासीन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में बेरोजगारी की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। श्रम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में 3,44,823 लोग नौकरी की तलाश में हैं, जिनमें 2,65,000
45,420 पुरुष और 99,000 लोग नौकरी की तलाश में हैं। 382 महिलाएं शामिल हैं। ये आंकड़े राज्य में रोजगार संकट की गंभीरता को दर्शाते हैं, लेकिन सरकार की ओर से इसे दूर करने के लिए कोई ठोस और कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा राज्य से पलायन करने को मजबूर हैं या निराश होकर अस्थायी और कम वेतन वाली नौकरियां अपनाने को मजबूर हैं। राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लाखों युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी उपयुक्त नौकरियों का अभाव है। पारदर्शिता के अभाव में सरकारी भर्तियां या तो स्थगित हो जाती हैं या विवादों में फंस जाती हैं। बढ़ते अपराध और निजी क्षेत्र में उद्योगों की सीमित संख्या के कारण रोजगार के बहुत कम अवसर पैदा हो रहे हैं। बाबूलाल मर्रांडी ने कहा कि नियोजनालय सिर्फ बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन करने तक सीमित रह गए हैं और रोजगार उपलब्ध कराने में उनकी भूमिका लगभग शून्य हो गई है। बेरोजगारी के प्रति सरकार की उदासीनता साफ दिखाई देती है। हेमंत सोरेन जी पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ रोजगार सृजन और रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करें, ताकि हमारे युवा सम्मानजनक जीवन जीने के साथ साथ झारखंड के विकास में भी अपना योगदान दे सकें। नामकुम थाना के दारोगा रिश्वत लेते गिरफ्तार। केस रफा दफा करने के नाम पर मांगे थे 30,000 रुपए। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के द्वारा रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में एंटी करप्शन ब्यूरो रांची की टीम ने नामकुम थाना के दारोगा चंद्रदीप प्रसाद को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एक केस को मैनेज करने के नाम पर दरोगा 30,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। आशीष यादव नाम के व्यक्ति ने एसीबी में लिखित आवेदन देकर कहा था कि एक लड़की के साथ सगाई हुई थी, लेकिन किसी वजह से सगाई टूट गई। इसे लेकर नामकुम थाने में लड़की के परिजनों के द्वारा कांड संख्या 212/24 दर्ज करवाया गया था। इस केस के जांच का जिम्मा दरोगा चंद्रदीप प्रसाद को मिला था। आशीष यादव को कोर्ट से बेल भी मिल गया था। इसके बाद केस को मैनेज करने के नाम पर दरोगा आशीष यादव से 1 लाख रुपया का मांग कर रहा था। इसके बाद आशीष यादव ने इसकी शिकायत एसीबी से की। एसीबी रांची के द्वारा पूरे मामला का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में घूस मांगे जाने की बात सही पाई गई। इसके बाद रांची एसीबी की टीम ने शुक्रवार को नामकुम थाना परिसर से दरोगा को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। विद्यार्थियों को नौकरी खोजने वाली नहीं, रोजगार सृजित करने वाली शिक्षा दें। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि विकसित भारत केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक समरसता और वैज्ञानिक नवाचार का समन्वित प्रतिबिंब है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा जनसंख्या है और हमें उन्हें नवाचार, स्टार्टअप, शोध और उद्यमशीलता की ओर प्रेरित करना होगा। वे शुक्रवार को गोस्सनर कॉलेज में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। राज्यपाल ने विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों का भी उल्लेख किया। कहा कि ये पहले भारत को न केवल आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि उसे वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भी अग्रसर कर रही है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है, जहां के नवाचार वैश्विक परिवर्तन का माध्यम बन रहे हैं। राज्यपाल ने शिक्षण संस्थानों से आह्वान किया कि वे विद्यार्थियों को केवल नौकरी खोजने वाली नहीं, बल्कि रोजगार सृजन करने वाली शिक्षा प्रदान करें। राज्यपाल ने कहा कि शोध कार्यों में मौलिकता आवश्यक है। केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि समाजोपयोगी समाधान और नवाचारों पर आधारित शोध ही विकसित भारत की राह को प्रशस्त करेगा। उन्होंने स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, खादी और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। कहा कि भारत वैश्विक उत्पादन केंद्र बन सकता है यदि वह पारंपरिक ज्ञान और आधुनिकता का समन्वय स्थापित कर सके। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन केवल अकादमिक विमर्श तक सीमित न रहकर ठोस नीतिगत सुझावों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगा। ईडी घोटालेबाजों का पर्दाफाश करेगी। स्वास्थ्य विभाग के 5 साल के कार्यकाल की भी ईडी जांच करे।
सरयू राय। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने शुक्रवार को कहा कि आयुष्मान घोटाले को लेकर झारखंड में करीब 1.5 दर्जन स्थानों पर ईडी ने छापामारी की है। यह कोई अचानक और चौंकाने वाली घटना नहीं है। उनके जैसा व्यक्ति लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आज जब ईडी ने छापा मारा तो उन्हें संतोष हुआ। बेशक छापामारी आयुष्मान के नाम पर हुई, लेकिन ईडी को इसकी तह तक जाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में 5 साल तक जो हुआ है उस तक अगर ईडी नहीं पहुंचेगी तो यह बड़ा मसला नहीं बनेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ईडी की छापामारी पर कोई भी टिप्पणी अनुचित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्वास्थ्य विभाग में घोटालेबाजों का जो सिंडिकेट था उसका भंडाफोड़ ईडी करेगी। सरयू राय ने कहा कि बीते 5 साल से वह जिन मुद्दों को उठा रहे थे उनकी पुष्टि ईडी के छापामारी से हो गई। राय ने कहा कि वास्तव में पिछले 5 वर्षों में स्वास्थ्य विभाग में घोटालेबाजों का एक सिंडिकेट बना हुआ है, जिसमें मंत्री, उनके सचिव, स्वास्थ्य विभाग के कुछ अफसर, जमशेदपुर के कुछ बिजनेसमैन और कुछ डॉक्टर और अस्पताल भी शामिल हैं। इस छापेमारी में सबसे चौंकाने वाली बात है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निजी सचिव रहे ओम प्रकाश सिंह उर्फ गुड्डू के निवास स्थान पर छापेमारी। स्वास्थ्य विभाग में एक धारणा बनी थी कि ओम प्रकाश सिंह जो कहते हैं वही बन्ना गुप्ता करते हैं। ओम प्रकाश सिंह का आदेश स्वास्थ्य विभाग में अनाधिकृत रूप से चलता था। स्वास्थ्य विभाग में जो इस मनोभाव के लोग थे उन लोगों ने एक गैंग बना लिया था। सरयू राय ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की गड़बड़ियों को लेकर कई बार विधानसभा में मामला उठाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच कमेटी बन गई लेकिन जांच नहीं हुई, कोई रिपोर्ट टेबल नहीं हुआ। सूचना के अधिकार के तहत 2 माह पहले उन्होंने कुछ सूचनाएं मांगी, नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। इससे साबित होता है कि वो लोग चीजों को छुपाना चाहते हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनके ही खिलाफ 4-5 दर्ज कर दिए गए। ये मुकदमे स्वास्थ्य विभाग ने किए। उनमें से 2-3 मुकदमों में ओम प्रकाश सिंह गवाह हैं। ये लोग रांची पुलिस पर दबाव डालते रहे हैं कि उन्हें यानी श्री राय को गिरफ्तार किया जाए। हटिया का जो डीएसपी सही तरीके से काम कर रहा था उसको बदलवा दिया गया और एक नामी डीएसपी को ये लोग ले आए। उन्होंने आंख मूंद कर उनके खिलाफ मामले को ट्रू कर दिया। आज राय उस मामले में जमानत पर हैं। एक मामले में अदालत ने उनके खिलाफ कोई भी पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में लोगों ने यह मान लिया था कि जो भी वो लोग करेंगे कोई विरोध नहीं करेगा, जो विरोध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोरोना काल से ही आयुष्मान में गड़बड़ी की बातें सामने आ रही थीं। तब भी यह चर्चा होती थी कि जमशेदपुर के कुछ डॉक्टर और कुछ अस्पताल फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आज भी 40 करोड़ से अधिक रुपए फर्जी मरीजों का रुका हुआ है। इन लोगों ने लूट की साजिश रची थी। कुछ अस्पताल फर्जी हैं लेकिन उन्हें आयुष्मान में जोड़ लिया गया है, और कुछ अस्पताल अगर सही हैं तो उसमें भी छद्म मरीजों का इलाज हो रहा है और पैसे की उगाही हो रही है। मरीज है ही नहीं लेकिन उसके नाम पर बिल बन रहा है और पैसे उठाए जा रहे हैं। झारखंड सरकार ने झारखंड आरोग्य सोसाइटी बनाई है, उसकी भी इसमें बड़ी भूमिका है। दवा और उपकरणों की खरीद के लिए एक कारपोरेशन बना है, उसकी भी बड़ी भूमिका है। यह कारपोरेशन दवाओं की हेराफेरी करता है। नेक्सस में शामिल लोगों ने सुनियोजित तरीके से उस पैसे का वारा न्यारा करने की साजिश रची जो भारत सरकार मरीजों की सहायता के लिए दे रही थी। ईडी ने धनबाद में छापेमारी भी की। विधानसभा में इस पर कई बार चर्चा भी हुई थी। हम लोगों को लग रहा था कि ईडी या सीबीआई इसे गंभीरता से नहीं ले रही है, लेकिन इन एजेंसियों ने काम शुरू कर दिया था इस पर। आज उसी का नतीजा है कि 1.5 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर ईडी की छापेमारी हुई। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।